मेरी मालकिन ने मुझे अपनी बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मज़े करो। मैं हैरान था कि कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है। वह बेचारी सो रही थी। उसे सोता देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया, मेरी जिंदगी ही बदल दी। क्योंकि उसने तो मुझे। मेरा नाम वीर है। मैं कई महीनों से बेरोजगारी के दलदल में फंसा हुआ था। हर दरवाजे पर दस्तक दे देकर थक चुका था, मगर नौकरी का कोई अता पता नहीं था। एक सुबह मुझे एक और इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। मैंने अपने पुराने सूट को प्रेस किया, कागजात समेटे और निकल पड़ा। लेकिन वहां भी किस्मत ने धोखा दिया। इंटरव्यू के बाद सिर्फ एक ठंडा जवाब मिला, हम आपको बाद में बताएंगे। बाहर निकला तो दोपहर की धूप चेहरा जला रही थी। आसमान साफ था, मगर मेरे दिल में निराशा का तूफान मच रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें चिपचिपा रही थीं। मैंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया, लगता है सूरज भी मेरे हाल पर हंस रहा है। जिंदगी की ठोकरें तो पहले ही खा चुका था, अब ये गर्मी भी मुझ पर रहम नहीं कर रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोल्डर हवा में लहराया, जैसे उससे थोड़ी हवा मिल जाएगी। फिर सड़क पर धीमे कदमों से चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद सड़क किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ दिखा। उसकी घनी छांव देखकर मन को थोड़ा ठंडक मिली। मैं पेड़ के नीचे रुक गया और थकान से चूर शरीर को टिका लिया। बैग खोला तो पानी की बोतल खाली थी। गला सूख रहा था और आसपास कहीं पानी का ठिकाना नहीं दिख रहा था। लोग अपनी दुनिया में मस्त थे और मैं अपनी तकलीफों से जूझ रहा था। प्यास ने जैसे सारी ताकत छीन ली थी। तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने नजर उठाई तो एक नरम हाथ मेरी ओर बढ़ा हुआ था। उसमें चमचमाती चांदी की कंगन थी और उंगलियों में नीले पत्थर की अंगूठी। हाथ में ठंडे पानी की बोतल थी। मैंने नजरें उठाकर देखा तो एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसे देखकर मैं एकदम सन्न रह गया। उसने नीले रंग का लहंगा पहना था और उसकी उम्र शायद 40 के आसपास रही होगी। मगर उसकी चमक, उसकी मुस्कान और आंखों की गहराई ऐसी थी कि कोई उसे उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वो किसी पुरानी पेंटिंग की तरह थी, खूबसूरत और रहस्यमयी। उसने नरम आवाज में कहा, पानी पी लो, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैं तुम्हें कुछ देर से देख रही हूं। मैंने चुपचाप बोतल ले ली और एक ही सांस में सारा पानी गटक गया। वो औरत किसी रईस खानदान से लग रही थी। उसकी बड़ी सी चमकदार गाड़ी पास ही खड़ी थी और उसका लहजा बता रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। मैंने धीमे से कहा, शुक्रिया मैम, मैं यहाँ पास के दफ्तर में इंटरव्यू देने आया था, लेकिन फिर वही हुआ, नौकरी नहीं मिली। बहुत कोशिश कर चुका हूँ, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। उसने मुस्कुराकर मेरी बात सुनी। फिर मैंने दोबारा शुक्रिया कहा और घर की ओर चल पड़ा। घर पर मेरी बूढ़ी दादी और छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही थीं। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। राशन लाना था, खाना बनाना था और जेब में पैसे ना के बराबर थे। मैं ज्यादातर पैदल ही चलता था, क्योंकि बस का किराया भी बचाना पड़ता था। अभी कुछ कदम ही चला था कि मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने पलटकर देखा तो वही नीले लहंगे वाली औरत थी। वो हल्की सी मुस्कान लिए मेरी ओर देख रही थी। मैं चौंक गया। ये क्या माजरा था? मैंने सोचा, शायद उसका घर भी इसी रास्ते पर है। लेकिन इतनी रईस औरत पैदल क्यों चल रही थी? मैंने ज्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ने लगा। तभी वो मेरे बराबर आ गई और मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं एक पल को रुका तो वो भी रुक गई और बड़े ही नज़ाकत से खड़ी हो गई। उसकी हरकतें मुझे अजीब लग रही थीं। इतनी खूबसूरत और रईस औरत मेरा पीछा क्यों कर रही थी? मैंने हिम्मत जुटाई और थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मैम, आप मेरा पीछा क्यों कर रही हैं? मैंने तो आपको धन्यवाद दे दिया था। अब और क्या चाहिए? मेरी बात सुनकर वो हल्के से हंस पड़ी। फिर उसने अपनी बैग से एक मोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने हैरानी से लिफाफा खोला। उसमें नोटों की गड्डियां थीं। इतने सारे पैसे कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी जेब में तो बस कुछ सिक्के थे और ये लाखों रुपये मेरे सामने थे। वो बोली, ये पैसे तुम्हारे हो सकते हैं। मैं चाहूं तो इन्हें तुम्हें दे सकती हूँ। बोलो, क्या तुम इन्हें लेना चाहोगे? उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। आखिर इतनी बड़ी रकम वो मुझे क्यों दे रही थी? मैंने पूछा, मैम, आप मुझे इतने पैसे क्यों देना चाहती हैं?
ना मैं आपको जानता हूँ, ना आपने मुझसे कोई काम करवाया है। फिर ये सब क्या है? कहीं आप मज़ाक तो नहीं कर रही हैं? वो मेरी आंखों में देखकर बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। चलो, कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। वो आगे-आगे चलने लगी और मैं उसके पीछे-पीछे। मेरे मन में एक अजीब-सी हलचल थी। लाखों रुपए कोई छोटी रकम नहीं थी। मेरे जैसे इंसान के लिए ये पैसे जिंदगी बदलने वाले थे। मैं सोचने लगा कि इन पैसों से मैं अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवा सकता था, दादी का इलाज करवा सकता था, शायद अपना कोई छोटा-मोटा काम शुरू कर सकता था। वो मुझे एक शानदार रेस्तरां में ले गई। अंदर का माहौल ऐसा था कि मैं खुद को वहां बिल्कुल छोटा महसूस कर रहा था। चारों तरफ चमक-दमक, बड़े-बड़े लोग और मैं अपने पुराने सूट में। हम एक कोने की मेज पर बैठ गए। उसने वेटर को बुलाकर 2 चाय मंगवाई। तभी उसका फोन बजा और वो बात करने के लिए उठकर चली गई। मैं रेस्तरां को देखने लगा। इतना आलीशान जगह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। चाय भी आ चुकी थी। उसने कहा, चाय पियो, फिर बात करते हैं। मैं चाय पीते हुए सोच रहा था कि आखिर ये औरत मुझसे क्या चाहती है। वो अपने फोन में कुछ देख रही थी और उसकी हरकतें मुझे और ज्यादा बेचैन कर रही थीं। मुझे डर था कि कहीं वो कोई गलत काम ना कह दे। मैंने हमेशा ईमानदारी से जिंदगी जी थी, कभी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया था। थोड़ी देर बाद उसने फोन साइड में रखा और मेरी ओर देखा। फिर जो उसने कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, मुझे तुम्हें अपनी बेटी के लिए चाहिए। मेरी बेटी को जवान लड़कों में बहुत दिलचस्पी है। कल उसका जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि उसे कुछ खास मिले। मैं तुम्हें उसे गिफ्ट करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे कानों में जैसे घंटियां बजने लगीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकती है। वो मुझे अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। मेरे मन में गुस्सा, शर्म और हैरानी एक साथ उमड़ पड़े। मैंने तुरंत कहा, माफ कीजिए मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं गरीब हो सकता हूं, बेरोजगार हो सकता हूं, लेकिन मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं उठने ही वाला था कि उसने फिर वही लिफाफा मेरे सामने रख दिया। वो पैसे मेरी आंखों के सामने लहरा रही थी। मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। एक तरफ मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी और मेरे परिवार की जरूरतें थीं। दूसरी तरफ मेरी इज्जत और मेरे उसूल। ये पैसे मेरी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन क्या मैं इसके लिए अपनी आत्मा को बेच सकता था? मैं उस औरत के सामने खड़ा था, जिसके हाथ में मोटा लिफाफा लहरा रहा था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, सोच लो वीर, ये मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ एक रात की बात है। मैंने देखा तुम कितनी मुश्किल में हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बेटी को ऐसे लड़कों की कमी नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना। इतने पैसों के लिए बस एक रात, इसमें बुराई क्या है? या शायद तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। मेरा दिमाग दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ मेरी मजबूरी थी, घर की तंगी, दादी की बीमारी और छोटी बहन की पढ़ाई का बोझ। दूसरी तरफ मेरी इज्जत, जो मैंने हमेशा सीने से लगाए रखी थी। पिताजी सालों पहले हमें छोड़ गए थे। दादी ने जैसे तैसे हमें पाला, लेकिन अब बेरोजगारी मुझे निगल रही थी। मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया। ठीक है मैम, मैंने धीमे से कहा, मैं तैयार हूं। वो औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे पता था तुम समझदार हो, उसने कहा और लिफाफे से कुछ नोट निकालकर मेरे हाथ में थमाए। ये लो, 5,000 रुपये एडवांस। जाओ, अच्छे से तैयार होकर आना। बाकी पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। मैंने वो नोट जेब में डाले और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने एक छोटे से ढाबे से खाना खरीदा, दादी की दवाइयाँ लीं और कुछ फल व राशन का सामान भी ले लिया। जब मैं घर पहुंचा, तो दादी ने मेरे हाथों में इतना सामान देखकर हैरानी से पूछा, ये सब क्या है वीर? आज तो तू खाना भी लाया है? बहन भी पास आकर सवाल करने लगी, भैया, सुबह तो कह रहे थे कि जेब में कुछ नहीं है। ये सब कहाँ से? मैं थोड़ा घबरा गया। दादी के सामने सच बोलना नामुमकिन था। मैंने मुंह धोते हुए कहा, दादी, मेरी नौकरी पक्की हो गई है। ये सामान उसी के एडवांस से लाया हूं। सोचा, आज तुम दोनों को खाना बनाने से छुट्टी दे दूं। मेरी बात सुनकर बहन की आंखें चमक उठीं। वो हमेशा घर के कामों में उलझी रहती थीं।
आज उसे थोड़ा सुकून मिला था। दादी ने खुशी से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, भगवान तुझे और तरक्की दे। अब शायद हमारे दिन बदल जाएंगे। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन मेरा मन उसी औरत की बातों में अटका हुआ था। वो रात, वो लड़की, वो लाखों रुपए। क्या ये सब सच था या कोई चाल? अगले दिन मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और उस औरत के बताए पते की ओर निकल पड़ा। रास्ते में रिक्शा लिया, क्योंकि जेब में कुछ पैसे थे। जब मैं उस पते पर पहुंचा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने एक विशाल बंगला था, जो किसी राजमहल से कम नहीं था। मैंने दोबारा पता चेक किया। ये कोई साधारण घर नहीं, बल्कि एक शानदार हवेली थी। मैं सोच में पड़ गया, इतनी रईस औरत ऐसा काम क्यों करवा रही थी? मैंने उसका नंबर डायल किया। उसने फोन उठाया और बोली, कहाँ हो तुम? मैंने कहा, मैम, मैं आपके घर के बाहर हूं। वो हंसते हुए बोली, बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी अंदर आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। मैं डरते डरते उस बंगले के गेट से अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांस रुक गई। ऊंची ऊंची छतें, चमकते झाड़ फानूस और दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स। ऐसा घर मैंने सिर्फ सपनों में देखा था। वो औरत तैयार होकर मेरे सामने आई। मैंने धीरे से कहा, मैम, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूं। मजबूरी में ये काम करने आया हूं। वो हंस पड़ी और बोली, मैं तो बस तुम्हारा इरादा देखना चाहती थी। अगर तुमने मेरा काम ढंग से नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे। मेरे हिसाब से चलोगे, तभी ये लाखों तुम्हारे होंगे। फिर उसने नौकर को बुलाकर चाय लाने को कहा। मैं और ज्यादा घबरा गया। वो बोली, तुम्हें जो काम करना है वो रात को शुरू होगा। तब तक यहीं रहो। मैं उस बंगले में दिन भर बैठा रहा। हर थोड़ी देर में नौकर खाने पीने का कुछ न कुछ लाता रहा। जैसे जैसे रात करीब आई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार वो औरत मेरे पास आई और बोली, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब मेरी बेटी के कमरे में जाओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर उसकी माँ इतनी खूबसूरत थी, तो बेटी कैसी होगी? और जब माँ खुद मुझे वहां भेज रही थी, तो मैं क्यों मना करता? मैं सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे तक पहुंचा। उस औरत ने दरवाजा खोला। मेरा दिल जैसे मुंह को आ रहा था। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरे होश उड़ गए। कमरा फूलों और रोशनी से सजा था, मानो कोई शादी का मंडप हो। बिस्तर पर एक लड़की लेटी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो हिल नहीं रही थी। मैंने उसकी माँ की ओर देखा और पूछा, ये लड़की सो क्यों रही है? वो धीरे से बोली, क्योंकि मैंने इसे बेहोश किया है। तुम बस वही करो जो मैंने कहा। काम पूरा होने पर पैसे ले लेना। इतना कहकर उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और दरवाजा बंद करके चली गई। मैंने सुना, बाहर से ताला लग गया। मैं उस लड़की के पास खड़ा था। उसकी खूबसूरती मुझे अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैंने खुद पर काबू रखने की कोशिश की और उस काम पर ध्यान दिया जिसके लिए मुझे पैसे मिलने थे। 2 घंटे बीत गए। वो लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छा चुकी थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। उसकी माँ बगीचे में टहल रही थी, शायद मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गया। वो औरत मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैम, आपका काम हो गया? वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने पूछा, मेरी बेटी तो नहीं जागी ना? उसने कुछ कहा तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने साफ लहजे में जवाब दिया, नहीं मैम, वो तो बेहोश थी। मैंने आपका कहा काम पूरा कर दिया। मेरी बात सुनकर उसने अपनी बैग से एक भारी लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। ये लो, 1 लाख रुपए, उसने कहा। अब मेरे सामने दोबारा मत दिखना। इस बात को यहीं दफन कर दो। अगर किसी को बताया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूं। और याद रखना, इस गलती में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो। मैं चुपचाप लिफाफा लेकर वहां से निकल आया। 1 लाख रुपए मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। मेरे जैसे इंसान के लिए, जिसकी जेब में कभी सिक्कों से ज्यादा नहीं रहा, ये रकम जिंदगी बदलने वाली थी। घर पहुंचकर मैंने दादी को झूठ बोला, दादी, ऑफिस में पहले ही दिन बॉस मेरे काम से खुश हो गए। ये पैसे उसी का इनाम है। अब हमारी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। दादी मेरी बात सुनकर खुश हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, जैसे उन्हें कुछ शक हो।
रात गहराने लगी थी जब उस औरत का फोन फिर से आया। उसकी आवाज में खुशी थी। वीर, तुमने मेरा काम इतनी सफाई से किया। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतने अच्छे से कर पाओगे। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अगर और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं भेज दूंगी। तुमने मेरी बेटी की हालत को आसान कर दिया। उसकी बातें सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। मैंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और उस वीडियो को देखने लगा जो मैंने चुपके से उस बंगले में रिकॉर्ड किया था। ये वीडियो सही वक्त पर मेरे लिए सोने की चिड़िया बन सकता था। मेरे मन में अब लालच की आग जल रही थी, जो इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। रात के 12 बज चुके थे। मुझे सो जाना चाहिए था, क्योंकि अगली सुबह एक बड़ा काम इंतजार कर रहा था। मैं सुबह जल्दी उठा और उसी बंगले की ओर निकल पड़ा। सुबह के 7 बजे थे, जब अमीर लोग अपने आलीशान घरों में गहरी नींद में डूबे होते हैं। मैंने बंगले के बाहर पहुंचकर उस औरत को फोन किया। थोड़ी देर में गेट खुला और वो खुद बाहर आई। बिना कुछ कहे वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। ये बाइक मैंने अपने दोस्त से कुछ घंटों के लिए उधार ली थी, क्योंकि मुझे सीधे कोर्ट जाना था। आज मैं उस लड़की, जिसका नाम माया था, से कोर्ट में शादी करने वाला था। जब हम कोर्ट पहुंचे, मैंने माया की ओर देखा। वो सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की चमक थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी पल भर को ठहर जाए। लेकिन उसका चेहरा उदास था। वो कदम जो वो आज मेरे साथ उठाने जा रही थी, उसमें उसकी भलाई थी, पर बीते कल की यादें हमारे बीच साए की तरह खड़ी थीं। यही वजह थी कि मैंने उससे शादी करने का फैसला लिया था। थोड़ी देर बाद कोर्ट की औपचारिकताएं पूरी हुईं और हम कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। माया के हाथ कांप रहे थे। जब उसने कागजों पर दस्तखत किए तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसकी खामोशी में छुपा दर्द महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू मेरे दिल को चीर रहे थे। कल रात जब मैं उस कमरे में गया था और उसकी सौतेली माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया था, तब मैंने माया को देखा था। उसकी खूबसूरती ने मुझे पल भर के लिए रोक दिया था। वो किसी स्वप्न सुंदरी की तरह थी। कोई भी उस पल में अपनी इच्छाओं के आगे हार मान सकता था। लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत ने मेरे दिल को हिला दिया। मेरा ज़मीर जाग उठा। मैं मजबूर था, पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन मेरी आत्मा उस गलत काम के लिए तैयार नहीं थी। कमरे में टहलते हुए मेरी नज़र एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। वो रंग बिरंगे फूलों से सजी थी, जैसे किसी ने बड़े प्यार से बनाई हो। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें माया की जिंदगी की कहानी लिखी थी। उसने लिखा था कि उसकी सौतेली माँ ने सबको यकीन दिला दिया है कि वो पागल है। वो उसे घर से निकालना चाहती है ताकि उसकी सारी जायदाद हड़प सके। आगे लिखा था कि उसके पापा अब उससे दूर हो गए हैं। उन्हें लगता है कि माया सचमुच मानसिक रूप से बीमार है। लेकिन वो ठीक थी। उसने लिखा, मैं अब और ये सब नहीं सह सकती। अगर मेरी सौतेली माँ ने मुझे फिर से बदनाम किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। डायरी पढ़कर मेरा दिल दहल गया। माया का दर्द उसकी हर लिखी बात में साफ झलक रहा था। मुझे उस पर रहम आया। उसकी सौतेली माँ ने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि मैं माया के साथ गलत काम करूं और उसका चरित्र खराब हो जाए। फिर उसका बाप उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैंने माया को जगाने की कोशिश की। कई बार हल्के से आवाज दी, पानी के छींटे मारे। आखिरकार उसकी आंखें खुलीं। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो घबरा गई और बिस्तर के एक कोने में सिकुड़ गई। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में डर था। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, माया, डरो मत। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर मैंने उसे सारी बात बताई। उसकी सौतेली माँ का प्लान, लाखों रुपए का लालच और वो गंदा काम जो मुझे करना था। माया मेरी बात सुनकर टूट गई। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रोने लगी। मुझे पता था मेरी सौतेली माँ नीच है, लेकिन इतनी नीच होगी ये नहीं सोचा था। उसने रुंधे गले से कहा। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ एक बीमारी की वजह से चल बसीं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे पापा ने मुझे हमेशा लाड प्यार दिया। ये बंगला मेरे नाम था और मेरी माँ की सारी जायदाद भी। लेकिन उनकी बीमारी में सारा पैसा इलाज में चला गया। पापा माँ को बचाने के लिए सब कुछ बेचने को तैयार थे, पर माँ नहीं बची।
उनके जाने के बाद पापा टूट गए। वो अकेले पड़ गए और धीरे धीरे अपने बिजनेस से भी दूर हो गए। मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, लेकिन पापा का ख्याल रखती थी। फिर उनके कुछ रिश्तेदारों ने उन्हें दोबारा शादी के लिए मनाया। मेरी उम्र उस वक्त 16 साल की थी जब मेरे पापा ने दूसरी शादी की। वो औरत, जिसका नाम रीना था, अपने पहले पति से तलाक ले चुकी थी। पापा को लगा कि ये औरत न सिर्फ उनका साथ देगी, बल्कि मुझे भी माँ का प्यार देगी। मुझे भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि अब पापा का अकेलापन दूर होगा और मुझे माँ जैसा स्नेह मिलेगा। लेकिन उस औरत के घर में कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। उस औरत को जल्दी ही पता चल गया कि पापा की सारी संपत्ति मेरी माँ के इलाज में खर्च हो चुकी थी। अब सिर्फ ये शानदार बंगला बचा था जो मेरे नाम था। पापा ने दूसरी शादी के बाद अपने बिजनेस पर फिर से ध्यान देना शुरू किया और उनका काम फिर से चल पड़ा। लेकिन मेरी सौतेली माँ को ये बर्दाश्त नहीं था कि बंगला मेरे नाम है। वो खुद को इस घर की मालकिन समझती थी और चाहती थी कि बंगला उसके नाम हो जाए। मैं उसे माँ की तरह प्यार देती थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ हर बार उसे ठुकरा देती। पापा के सामने वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती, लेकिन पापा जाते ही उसका असली चेहरा सामने आता। वो मुझे खाना नहीं देती, ताने मारती और मुझे तंग करती। धीरे धीरे मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने शुरू किए। उसने पापा को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि वो मुझे मानसिक रूप से बीमार समझने लगे। आखिरकार मेरी सौतेली माँ की चाल कामयाब हुई और मुझे अपने ही कमरे में कैद कर दिया गया। पिछले 7 सालों से मैं उसी कमरे में बंद थी। मेरी सौतेली माँ चाहती हैं कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन पापा ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। फिर भी मेरी सौतेली माँ हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं किसी तरह बंगला उसके नाम कर दूं। अगर वो मुझे प्यार देती, माँ की तरह मेरा ख्याल रखती, तो मैं शायद खुद ही बंगला उसके नाम कर देती। लेकिन वो मुझे सिर्फ इस घर से निकालना चाहती है। अगर मैंने बंगला उसके नाम किया, तो वो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगी। मेरी सौतेली माँ ने मुझे पागल साबित कर दिया था। पापा को उसने मेरे खिलाफ कर लिया था और अब मैं अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। शायद इसीलिए उसने तुम्हें मेरे कमरे में भेजा, ताकि कोई सबूत मिल जाए। मुझे यकीन है, इस कमरे में कैमरे लगे हैं। सुबह होते ही वो रिकॉर्डिंग पापा को दिखाएगी और वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। फिर मेरी सौतेली माँ इस बंगले की मालकिन बन जाएगी। मेरे पास इस दुनिया में पापा के सिवा कोई नहीं है, लेकिन उस औरत ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं मरना चाहती हूँ। उसकी चीखें मेरे दिल को चीर रही थीं। मैंने उसे चुप कराया और कहा, माया, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। मैंने उसे बताया कि मैंने उसकी डायरी पढ़ ली है और उसकी सच्चाई जान चुका हूं। माया ने हैरानी से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं। फिर मैंने उसे अपना पूरा प्लान बताया। मैंने अपने कपड़े ठीक किए और नीचे उतरकर रीना से पैसे ले लिए। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक माया ने रीना को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। रीना ने उसी वक्त मुझे फोन किया और खुशी से कहा, तुमने मेरा काम बखूबी किया। मैं चाहती थी कि माया की जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर और पैसे चाहिए तो बता देना। मैं माया को लेकर कोर्ट पहुंचा और हमने शादी कर ली। उस वक्त माया के पापा 3 दिन के लिए विदेश गए थे। जब वो लौटे, रीना ने उन्हें बताया, तुम्हारी बेटी ने किसी लड़के के साथ गलत काम किया है। इसे घर से निकाल दो। उसने कमरे की रिकॉर्डिंग दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो रिकॉर्डिंग गायब थी। मैंने पहले ही कमरे की तलाशी लेकर कैमरे की तारें काट दी थीं। माया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि कमरे में कैमरे हो सकते हैं। मेरे पास भी एक त्रुप का इक्का था। मैंने रीना की कॉल रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें उसने कहा था कि मैंने माया की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने वो रिकॉर्डिंग माया के पापा को भेज दी। उन्होंने माया पर हाथ उठाने के बजाय रीना को जोरदार तमाचा जड़ दिया। रीना को अपने ही जाल में फंसने की उम्मीद नहीं थी। माया ने भी अपने पापा को सारी सच्चाई बता दी और मैंने भी सारा किस्सा खुलकर बयान किया। माया के पापा ने रीना को तलाक दे दिया और उसे घर से निकाल दिया। अब रीना सड़कों पर भटक रही थी और माया अपने पापा के साथ फिर से खुश थी। उन्होंने मेरी और माया की शादी को बड़े प्यार से स्वीकार किया। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, वीर,
तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। तुम्हें चुपके से शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो खुशी खुशी तुम्हें अपनी बेटी सौंप देता। उन्होंने हमारी शादी धूमधाम से करवाई। दादी और मेरी बहन को भी कोई ऐतराज नहीं था। माया न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि एक नेकदिल और अमीर खानदान की बेटी थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी माया के साथ बेहद खुशहाल है। मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मेरे मन में एक बार लालच जरूर आया था, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को चुना, और आज उसी इज्जत ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।